फिल्म की शुरुआत होती है 1994 के पाकिस्तान से, जहाँ पे हमें अयान को दिखाया जाता है। आज अयान की शादी ज़ैनब से हुई है। अयान पाकिस्तान के एक लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्समैन था और वहाँ के लोकल डॉक्टर्स को अपनी कंपनी की दवाइयाँ बेचता था। लेकिन वहाँ के लोकल डॉक्टर्स इन सेल्समैन को तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि वो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाइयाँ खरीदा करते थे। अयान एक डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास जो दवाइयाँ है वो पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयाँ है, वो भी उन मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाइयों के मुताबिक 5 गुना सस्ती, वो भी सेम कंटामिनेशन की। लेकिन वो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि कोई भी यहाँ पाकिस्तानी दवाइयाँ नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि उन्हें इस पे यकीन ही नहीं। अयान की माली हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। उसके पिताजी की नौकरी छूट गई थी, इसलिए अयान को बीच में ही पढ़ाई छोड़ के नौकरी करनी पड़ी। एक दिन जब वो अपनी बीवी ज़ैनब के साथ बाहर घूमने गया था, तब ज़ैनब उसे न्यूज़पेपर में एक ऐड दिखाती है कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्समैन की जरूरत है। तब अयान उसे कहता है कि उन्हें कॉलेज ग्रेजुएट चाहिए, जो कि मैं नहीं हूँ। ज़ैनब उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे सेल्समैन हो, एक बार कोशिश तो करके देखो। तो अयान भी इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और अगले ही दिन पूरा रेडी होके लास्टा वीटा कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुँचता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग, वो भी उसे कई ज्यादा पड़े हुए, वहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। लेकिन फिर भी अयान अपने बातों से अपने बॉस बिलाल को इम्प्रेस करता है और उसे वो जॉब मिल जाती है। जॉब के पहले दिन अयान का बॉस बिलाल उसे सब काम समझाता है। अयान को एक बेबी पाउडर बेचना था। साथ ही बिलाल अयान को डॉक्टर्स को खुश करने के लिए, उन्हें रिश्वत देने के लिए चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और कुछ पैसे भी देता है, ताकि अयान डॉक्टर्स को ये सब चीजें देकर उन्हें इम्प्रेस करे और वो डॉक्टर्स अपने पेशेंट को उनके बेबी प्रोडक्ट्स लिख के दे। बहुत ही कम समय में अयान हॉस्पिटल के नर्सेस, जूनियर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट को चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, उनकी जरूरत की चीजें और पैसे देकर उन्हें इम्प्रेस करके अपने प्रोडक्ट का सेल बहुत बढ़ा देता है। इसी दौरान एक हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर फैज से अयान की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अयान अपने कंपनी की तरफ से सभी डॉक्टर्स के लिए दावत भी रखता है, जिसमें कई बड़े बड़े लोग आए थे। साथ ही उस दावत में आर्मी का कर्नल भी मौजूद था। लेकिन वहाँ मैगी नाम के फॉरेनर को जब पता चलता है कि ये दावत लास्टा कंपनी की तरफ से है, तो वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। दावत में फैज भी आया था। वो अयान से कहता है कि वो 2 साल के लिए मास्टर्स की पढ़ाई करने कराची जा रहा है। अब अयान के काम से खुश होकर उसका बॉस बिलाल उसके घर पे आके उसे दूसरे शहर में भी अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए कह के उसे एक गाड़ी गिफ्ट करता है। अयान और उसके घर वाले अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उसे एक बेटा भी होता है और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। उसने अब अपना खुद का घर भी ले लिया था। एक दिन जब अयान एक डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल जाता है, तभी उसकी मुलाकात उसके दोस्त फैज से होती है, जो अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुका था। अयान फैज से कहता है कि उनकी कंपनी बच्चों के न्यूट्रिशन पे कॉन्फ्रेंस रख रही है, तो तुम भी वहाँ आ जाओ। तब फैज उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी लास्टा कंपनी में काम कर रहे हो? तो अयान उसे कहता है कि हाँ। तब फैज उसे बच्चों के वार्ड में लेके जाता है और कुछ बच्चों को दिखाता है। वो बच्चे बहुत ही कमजोर और बीमार थे। वहाँ फैज अयान से कहता है कि इन बच्चों को डायरिया की वजह से एक्यूट डिहाइड्रेशन हुआ है। बच्चों के सारे इंटरनल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है। अब सिर्फ उनके मरने का इंतजार बाकी है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और ये सब तुम जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। फैज एक औरत को उसे दिखाता है और कहता है कि इस औरत के 2 और बच्चे हैं, लेकिन तबीयत सिर्फ इसकी खराब है, क्योंकि बाकी के 2 बच्चों को इस औरत ने अपना दूध पिलाया और इस बच्चे को उसने तुम्हारी कंपनी का पाउडर पिलाया। यहाँ के ज्यादातर मरीज अनपढ़ हैं, उनके घर में साफ पानी नहीं आता। वो उस गंदे पानी में तुम्हारे कंपनी का बेबी प्रोडक्ट मिलाकर इन बच्चों को पिलाते हैं। ये इसी का नतीजा है, उन्हें डायरिया होता है। माँ के दूध में जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो तुम्हारे कंपनी के पाउडर में नहीं है, तो ये सभी बच्चे तुम्हारे कंपनी का पाउडर दूध पी कर मर रहे हैं। अयान ये सभी बातें जान के शॉक था। उसे पता ही नहीं था कि वो इतने सालों से ऐसा जानलेवा प्रोडक्ट बेच रहा है। वो फैज से पूछता है कि तुमने मुझे ये बात 2 साल पहले क्यों नहीं बताई? तब फैज उसे कहता है क्योंकि तब मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये सब कराची जाके पता चला। तब अयान उसे कहता है कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट को ये प्रोडक्ट लिख कर दे रहे हैं, तो मुझे क्यों लगेगा कि ये प्रोडक्ट खराब है? तब फैज उसे कहता है क्योंकि तुम जैसे लोग उन डॉक्टर्स को मजबूर कर रहे हो, उन्हें पैसे देके और गिफ्ट्स देके। वो आगे कहता है अब तो तुम्हें पता चल गया, अब जाओ और अपनी जिंदगी आराम से जियो। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अयान तुरंत ही अपनी कंपनी में जाता है अपने बॉस से मिलने, लेकिन उसका बॉस कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था।
जिसके बाद अयान एक स्लम एरिया में जाता है। वहाँ के हालात ठीक नहीं थे। वहाँ वो देखता है कि वहाँ की औरतें गंदे पानी में उसकी कंपनी का प्रोडक्ट मिला के अपने बच्चों को पिला रहे हैं। ये सब देखकर और सुनकर अयान सोच में पड़ गया था। अगले दिन फैज उससे मिलने उसके घर पर आता है और उस दिन बदतमीजी से बातें करने के लिए अयान से माफी मांगता है। वो उसे आगे कहता है कि कराची के हॉस्पिटल में जब ये प्रोडक्ट बैन कर दिया गया तो वहाँ के बच्चे मरना बंद हो गए। वो अयान को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि इस जुड़वा बच्चे की माँ को बोला गया था कि एक बच्चे को अपना दूध पिलाए और दूसरे को तुम्हारे कंपनी का पाउडर। जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया वो एकदम सेहतमंद है, लेकिन दूसरा बच्चा ये फोटो लेने के एक दिन बाद ही गुजर गया। अब ये सब जानने के बाद अयान अगले ही दिन अपने कंपनी में जाके उन्होंने उसे दी हुई गाड़ी लौटा के उस कंपनी से रिजाइन कर देता है। उसका बॉस बिलाल अयान को समझाने उसके घर आता है। अयान उनसे कहता है कि हमारे प्रोडक्ट की वजह से बच्चे मर रहे हैं। तब बिलाल उसे कहता है कि बच्चे प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि लोग गंदा पानी यूज कर रहे हैं इस वजह से मर रहे हैं। ये सब सुन के अयान उनसे कहता है कि आपको ये सब पता था फिर भी आप चुप रहे, अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब बिलाल उसे पीछे से कहता है कि तुमने कंपनी का चार्टर तो पढ़ा ही होगा, तुम्हें रूल्स तो पता ही होंगे, लेकिन अयान उसकी एक नहीं सुनता। अयान लास्टा कंपनी का चार्टर पढ़ता है। उसमें लिखा था कि हमारी कंपनी हमारे किसी भी सेल्स पर्सन, डॉक्टर्स या हेल्थ प्रोफेशनल को हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए रिश्वत नहीं देती, और अगर कोई भी सेल्स पर्सन ये प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी को रिश्वत देता है तो हम उसे सजा देंगे। अयान ये सब बातें अपने पिता को बताता है। वो उनसे कहता है कि लास्टा कंपनी ने खुद पहले मुझे ये सब काम करने के लिए पैसे दिए और अब मुझे वो काम करने के लिए सजा देने की बात कर रहे हैं। मेरे पास अलमारी भर के रसीदें हैं हर उस चीज की जो इनके कहने पर मैंने खरीदी। इतने सारे कागजात हैं जिन पे साफ साफ लिखा है कि ये सब करने की इजाजत इन्होंने ही मुझे दी थी। ये सुन के उसके पिता उसे समझाते हैं कि इतने सबूत काफी है, वो कंपनी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद अयान फैज से मिलता है। फैज उसे कहता है कि लास्टा पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में से एक है, हमारी गवर्नमेंट को उसकी जरूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट भी हर हाल में उन्हीं का साथ देगी। ये सुन के अयान उसे कहता है तो जो कुछ भी तुमने कहा उसका कोई मतलब नहीं। तब फैज उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा, ना ही मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी से पंगा लेने के लिए उकसाया। इस पर अयान उसे कहता है तो जो ताकतवर है वो कुछ भी करे। तब फैज उसे कहता है कि मैं छोटे से शहर का मामूली डॉक्टर हूँ, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अयान अब अपने पुरानी कंपनी मतलब पाकिस्तान में ही बनी हुई दवाइयाँ बेचने लगता है, लेकिन वो दवाइयाँ कोई नहीं खरीदता। वो डॉक्टर जो उससे पहले गिफ्ट्स लेते थे अब वो अयान से बात तक नहीं करना चाहते थे। बिलाल ने भी अब नया सेल्समैन रख लिया था। जब अयान ने देखता है तो लास्टा कंपनी को उनके प्रोडक्ट्स मार्केट से हटाने के लिए लीगल नोटिस भेजता है। फैज उसे कराची के हॉस्पिटल के बच्चों की रिपोर्ट्स भी दिखाता है। इसी दौरान अयान को बेटी होती है, लेकिन ये नोटिस देखकर वो कंपनी अयान को 20 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश करती है और मार्केट से अपने प्रोडक्ट्स भी नहीं हटाती। इसलिए अयान अब उस कंपनी की शिकायत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में करता है, जिसकी वजह से अयान अब आगे बहुत मुश्किल में पड़ने वाला था। एक दिन अयान जब हॉस्पिटल में जा रहा था तब बिलाल ने भेजे हुए गुंडे उसे डराते हैं। जैसे जैसे वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो डॉक्टर अयान को डांटते हुए कहता है कि WHO ने लोकल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को डॉक्टर्स की गलत प्रैक्टिस के अगेंस्ट रिपोर्ट कर दी है। इसका मतलब अब तक सारा शहर जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। जो इल्जाम तुमने लगाया है, जो नाम तुमने लिए है, इससे सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है। डॉक्टर्स अब किसी सेल्समैन का मुंह तक नहीं दिखना चाहते। तब अयान उसे कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो सही है। तब वो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ, लेकिन तुम भूल गए कि तुम सिर्फ एक मामूली सेल्समैन हो, और अयान को वापस फिर कभी बताने के लिए कहता है। वो गुंडे अयान को ढूंढने हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ की एक नर्स अयान को बाहर निकलने में मदद करती है। रात को फैज अयान के घर पे आता है और कहता है कि बिलाल और उसके ऊपर का बॉस मेरे घर आए थे। वो ये कह रहे थे कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो वो मेरे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फैज उनकी धमकियों से नहीं डरता। वो अगले ही दिन अयान के साथ मैगी से मिलने जाता है। मैगी वही लड़की है जो उस दिन दावत से गुस्से से चली गई थी, लेकिन उसके पास भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। अगले ही दिन कर्नल के बुलाने पर अयान उनसे मिलने जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बिलाल और उसके ऊपर का बॉस कर्नल के साथ मौजूद है। वो कर्नल अयान को बहुत डांटता है। बिलाल अयान से कहता है कि तुम हमारी कंपनी से पंगा मत लो,
अभी भी वक्त है, हमारी कंपनी में वापस आ जाओ, हम अभी भी तुम्हें रख लेंगे। तब आयान उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में वापस नहीं आऊंगा। तब बिलाल उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है? क्या तुमने कभी अपने परिवार के बारे में सोचा? और ये मेरी धमकी नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही अपने इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं, तो मैं तुम्हें धमकी क्या दूं? तब आयान उनसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो और मुझे जो करना है मैं करूंगा। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो कर्नल आयान को एक कमरे में बंद करवाता है और कुछ देर बाद आयान को अपने पास बुला के कहता है कि अपने जंग को चुनना बहुत जरूरी होता है, कभी भी रिएक्ट करने से ज्यादा अच्छा होता है खामोश रहे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की पूरी हुकूमत को खरीद कर उस पर रिबन बांध कर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं और तुम उनसे लड़ जरूर सकते हो पर जीत नहीं सकते। इधर फैज मैगी को कराची के हॉस्पिटल के बच्चों की वीडियो और रिपोर्ट सिखाता है और बाद में आयान के घर पे आके कहता है कि मैगी हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन तब आयान उसे कहता है कि वो बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं, हम उनसे नहीं जीत सकते। तब ज़ैनब आयान को समझाती है कि तुम सच का साथ दे रहे हो, बच्चों की जानें बचा रहे हो, तुम हमारी फिक्र मत करो। इसलिए आयान अब रात को अपनी पूरी फैमिली को अपने गाँव भेज देता है और मैगी के साथ उन सबूतों को क्रॉस चेक करने लगता है। मैगी फैज से कहती है कि वो आयान को समझाए कि अगर हमने ये सबूत पाकिस्तान में पेश किए तो आयान की जान को खतरा हो सकता है और लोगों को सच का पता नहीं चलेगा। हमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए होगा, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक हमें आयान को सेफ रखना होगा। तब फैज आयान को उसी के बारे में समझाता है कि लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा ये सब करने के पीछे कोई गलत इरादा है, आधा शहर तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। कुछ लोगों ने उन पर नजर भी रखी हुई थी, लेकिन आयान जैसे तैसे उनसे बचते बचाते अपने गाँव अपने फैमिली के पास पहुँचता है। वो सोचता है कि यहाँ वो सेफ है। अगले दिन मैगी अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड माइकल के साथ आयान के गाँव आती है। वो उनसे कहती है कि माइकल आयान की स्टोरी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है। ये फिल्म जर्मन टीवी पर टेलीकास्ट होगी और एक बुक दिखाते हुए कहती है कि इस फिल्म के रिलीज के दिन ही हम इस बुक को लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके लिए आयान को हमारे साथ 1 महीने के लिए जर्मनी आना होगा। ये सुन के आयान उनसे कहता है कि मैं मेरी फैमिली को यहाँ छोड़ के नहीं आ सकता। तब मैगी उसे समझाती है कि हमें इस स्टोरी को दुनिया के सामने लाने के लिए इसकी प्रेस मीट और पब्लिसिटी करनी होगी। आयान के पिता भी उसे समझाते हैं कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद अकेले में आयान के पिता मैगी से पूछते हैं कि आप वहाँ आयान को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ले जा रहे हैं। तब मैगी उन्हें कहती है कि नहीं, लेकिन जब ये स्टोरी पब्लिक होगी और अगर आयान यहाँ होगा तो यहाँ उस पे नाराज होने वाले बहुत लोग हैं जो उस पे हमला भी कर सकते हैं, जिससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तब आयान के पिता उसे पूछते हैं कि तो फिर अगर ये स्टोरी यूरोप के टीवी चैनल पर टेलीकास्ट हुई तो क्या फर्क होगा? तो मैगी उन्हें जवाब देती है तो फिर आयान यहाँ पाकिस्तान में एक हीरो की तरह लौटेगा और लोग उसकी बात भी सुनेंगे। जिसके बाद माइकल और उसकी टीम वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और पूरी फिल्म बनने के बाद आयान मैगी और माइकल की टीम के साथ जर्मनी जाता है। माइकल उस डॉक्यूमेंट्री को टेलीकास्ट करने के साथ साथ आयान का इंटरव्यू भी लेने वाला था, लेकिन उसी वक्त उन सबको उनके हायर अथॉरिटीज एक रूम में बुलाते हैं जहाँ पे आयान की उसके बॉस बिलाल के साथ की हुई एक बातचीत की रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनाई जाती है, जिसमें बिलाल आयान को कंपनी की तरफ से $60,000 रिश्वत देने की बात कर रहा था और आयान भी रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गया था। ये सब सुन के मैगी आयान से जवाब मांगती है। तब आयान उसे कहता है कि मेरी ये बात बिलाल से तब हुई थी जब मैंने फैज ने दिखाई हुई फिल्म नहीं देखी थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आयान को कमरे में बंद करके रखने के बाद कर्नल से मिलवाया गया था। तब उस कर्नल ने आयान से कहा था कि अगर तुम समझदारी से काम लो तो ये सब तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वो आयान की बात फोन पे बिलाल से करवाता है। उसी टाइम पे बिलाल ने आयान को रिश्वत देने की बात की थी और यही फोन रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाई गई थी। लेकिन जब आयान वापस अपने घर गया था तब वो फिल्म देख के जिसमें बच्चे मर रहे हैं उसका दिल पिघल गया था। मैगी अपने बॉस को समझाने की कोशिश करती है कि आयान ने रिश्वत कबूल करने की बात तो जरूर की थी, लेकिन उसने वो पैसे नहीं लिए। लेकिन मैगी का बॉस नहीं मानता। मैगी उन सबको फिर से समझाने की कोशिश करती है कि ठीक है, हम आयान को इस स्टोरी से बाहर करेंगे, लेकिन ये स्टोरी फिर भी रियल है। आयान ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ तक कि अपनी फैमिली भी खतरे में डाली है इस स्टोरी के लिए, और अगर हमने
ये स्टोरी नहीं दिखाई तो वो वापस कभी भी पाकिस्तान नहीं जा सकता और लोगों को कभी सच का पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मैगी का बॉस ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म टेलीकास्ट करने से मना कर देता है। आयान ये सब देखकर अब पूरी तरह से हार गया था। वो इन बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं जीत पाया। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि आयान 7 साल बाद अपने घर पाकिस्तान में लौटता है। तब तक उसके माँ बाप भी मर चुके थे और अब वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रहता है, जहाँ पे वो टैक्सी चलाता है। यह फिल्म पाकिस्तान के सेल्समैन सैयद आमिर रजा हुसैन की जिंदगी से प्रेरित है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।